हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी सिलेबस से चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का पढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 ट्री टू टेरिटरी, मतलब किस तरह से ब्रिटिश जो व्यापारी थे वो सत्ता तक पहुंच जाते हैं, मतलब हमारे देश में शासनाधिकारी बन जाते हैं, पूरी शासन जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बहुत ही एक इजी सा चैप्टर है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें और इसको पूरा देखें। आओ शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1498 में भारत की जो खोज है, भारत की जो खोज है वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ये आपको विशेषता ध्यान रखना है। और वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की खोज की। और इसके बाद देखते हैं कि कुछ व्यापारी जो है 1600 ईस्वी के अंदर, 1600 ईस्वी में यहाँ पर कुछ व्यापारी ब्रिटेन से आते हैं और इनको व्यापार करने की जो अनुमति है, व्यापार करने की अनुमति वो वहां की जो तात्कालीन शासनाधिकारी थी, या कह सकते हैं जो महारानी थी, तो अनुमति दी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको व्यापार करने की परमिशन दी कि भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से ये व्यापार से और शासन तक पहुंच जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात कर ही रहे हैं, क्योंकि भारत की कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनकी बहुत अधिक डिमांड थी ब्रिटेन के अंदर, जैसे सूती कपड़ा हो गया, रेशम हो गया, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी। तो इन सब की बड़ी भारी डिमांड थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पुर्तगाल, तो ये पुर्तगालीज तो आए ही आए थे, पुर्तगाल के लोग तो आए ही थे, इनके साथ साथ यहाँ पर डच भी आए थे, डच फ्रांसीसी भी यहाँ पर आए, और कुछ लोग यहाँ पर ब्रिटेन के भी आते हैं व्यापार करने के लिए। तो आप ध्यान रखें, पुर्तगालीज ये पहले व्यक्ति थे या पहला एक देश था जो भारत में आया, जिसने भारत की खोज भी की। उसके बाद डच आते हैं, फिर फ्रांसीसी, और अंतिम रूप से ब्रिटेन के जो लोग हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो इनमें व्यापार की प्रतिस्पर्धा बढ़ती रहती है। अब हम देखते हैं कि अंततः यहाँ पर कौन टिक पाया। तो प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना भी होती है, तो 1651 में। इसमें देखते हैं कि 1651 में यहाँ हुगली नदी, ये कलकत्ता की नदी है, हुगली नदी बंगाल में ब्रिटिश लोगों ने अपनी, यहाँ पर ब्रिटिश जो व्यापारी थे उन्होंने प्रथम पहली फैक्ट्री खोली, स्थापित की। और यहाँ पे देखो, फैक्ट्री का मतलब क्या है, मतलब जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करने यहाँ पर आते थे, तो उन व्यापारी लोगों को ही फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, तो फैक्टर किसे कहते थे? जो भी लोग व्यापार करते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। 1698 में क्या होता है, कंपनी ने, क्योंकि यहाँ पे मुगलों का शासन था, तो 1698 में कंपनी बड़ी तेज थी, तो उन्होंने क्या किया, मुगलों के जो शासक थे, मुगलों के शासकों को अपने जाल में फंसा लिया, अपनी बातों में ले लिया, और इन्होंने औरंगजेब से क्या ले लिया? परमिशन ले ली। और इन्होंने 3 गांव की जमींदारी भी ले ली, 3 गांव की जमींदारी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 3 विलेजेस, 3 गांव की जमींदारी। और यही 3 गांव आगे चल के क्या कहलाते हैं? कलकत्ता कहलाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश जो व्यापारी होते हैं, तो उनकी सत्ता की जो शुरुआत है वो 3 गांवों से लेकर होती है, और धीरे धीरे अपना साम्राज्य का जो विस्तार है वो करते हुए चले जाते हैं। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब ये हमारे देश के
सबसे सर्वशक्तिशाली यानी कि क्या कह सकते हैं अंतिम मुगल शासक थे, जिनकी डेथ 1707 में हो जाती है। तो इन्होंने सबसे पहले व्यापारियों को, तो औरंगजेब ने ही सबसे पहले ब्रिटेन के व्यापारियों को निशुल्क व्यापार करने की इजाजत दी। और इसके बाद औरंगजेब की जो डेथ है वो 1707 में हो जाती है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि औरंगजेब की डेथ कब होती है, 1707 में। अब होता क्या है कि 1707 के बाद, या कह सकते हैं आफ्टर डेथ ऑफ द औरंगजेब, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शक्तिशाली कुशल शासक मुगलों में नहीं हो पाया। और धीरे धीरे जो मुगलों की सत्ता थी, मुगलों की जो पावर थी, वो क्षीण होती हुई चली जाती है, कमजोर होती हुई चली जाती है। और व्यापारी यहाँ पर धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में टकराव इन कंपनियों के बीच में बढ़ता चला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बंगाल के शासकों की। बंगाल के शासक कौन कौन थे उस समय, तो हम देखते हैं बंगाल के जो शासक हैं, सबसे पहले बंगाल के जो शासक में आता है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ये उस समय शासक थे, जिनको हम नवाब भी कहते हैं। इनके बाद जो शासक बने वो बने थे अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद स्वयं जो अंग्रेज हैं वो बंगाल के शासक बन जाते हैं। तो एक बार इनका क्रम देख लीजिए, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान बनता है, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला बनता है, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव खुद अपने हाथ में जो है बंगाल की सत्ता को ले लेता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देख लेते हैं। और इसमें देखते हैं ये जो तीन शासक थे, ये तीन जो नवाब थे, शासक वहां के नवाब कहलाते थे। तो ये नवाब बड़े शक्तिशाली थे और इन्होंने जमकर कह सकते हैं कि भारतीय लोगों ने और इन शासकों ने ब्रिटिश कंपनी का बहुत ही प्रतिरोध किया। बात ये थी प्रतिरोध करने की कि कंपनी को परमिशन दी गई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने निजी तौर पर भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। और जब निजी तौर पर व्यापार करना शुरू कर दिया तो बंगाल की जो राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व मतलब अब देखो एक राजा जो होता है उसके इनकम का जो सोर्स होता है वो टैक्स होता है, और टैक्स की चोरी करने लग गए। तो अब इन्होंने क्या किया, तो जो बंगाल की स्थिति खराब होने लगी, राजस्व आ नहीं रहा था और राज्य घाटे में जाने लगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन तीनों ने बहुत ही कोशिश की और इन्होंने कई बार जो है लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन अंततः सफल नहीं हो पाए। अब बात करते हैं जब ये नजराने मतलब जैसी चीजें मांगने लगे, सिराजुद्दौला ने नजराना मांगा, मतलब भाई टैक्स मांगा, भाई व्यापार अगर भारत में करना है तो तुम्हें राजस्व देना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों की जो सत्ता है या पावर है वो बढ़ती हुई जा रही थी। तो बात यहाँ आ गई, टकराव की स्थिति तक बात आ चुकी थी, मतलब वो अब लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार थे। और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि अंततः युद्ध तक बात चली जाती है। तो अब हम बात करेंगे 1757 के युद्ध की बात, ठीक है। 1757 की एक जो लड़ाई हुई थी वो थी प्लासी की लड़ाई। प्लासी का युद्ध कह सकते हैं, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई में क्या था, एक तरफ थे सिराजुद्दौला और वर्सेस यहाँ पे देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। देखो यहाँ पे क्या था, सिराजुद्दौला इनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बीच में टकराव का काम कर रहा था, इनके लिए रोड़ा बन रहा था। और ये चाहते थे कि भाई सिराजुद्दौला को अगर हम हटा दें और अपने कोई कठपुतली, मतलब जो उनके इशारे पे नाच सके, तो हम एक ऐसे शासक को अगर यहाँ ऐसे शासक को बना दें, यहाँ पर ऐसा कोई अपना जो हमारी बातों को मान सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम शासक बना सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया। तो यहाँ पे क्या होता है, अली वर्दी खान की जो मृत्यु है वो 1756 में हो जाती है।
1756 के बाद 1757 में सिराजुद्दौला मतलब 1756 में बन जाता है। लेकिन जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है तो उसमें नवाब यानी कि बंगाल की तरफ से तो कौन होता है, सिराजुद्दौला होता है, और ब्रिटेन की तरफ से कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पे इन दोनों में बहुत ही बड़ा एक संघर्ष होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मीर जाफर जो है ये गद्दारी कर देता है, ठीक है। और अंग्रेजों ने भी क्या किया, एक पॉलिटिक्स इनके साथ खेल दी कि भाई हम आपको नवाब बना देंगे अगर आप अपने मतलब सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करते हैं। ये एक तरह से इनके बीच में डील हो गई कि मीर जाफर अगर अंग्रेजों का साथ देता है तो हम मतलब आने वाले समय में मीर जाफर को क्या बना देंगे, शासक बना देंगे। और मीर जाफर इनकी बातों में आ गया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो यहाँ पे ये जो है डिफीट हो गया सिराजुद्दौला। और डिफीट होने का कारण क्या था, धोखा देना। तो धोखा किसने दिया, धोखा दिया मीर जाफर ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मीर जाफर ने। तो ये हमारे देश की कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कमजोरी है। शायद यही एक कारण रहा हो कि अंग्रेजों के हम गुलाम बन गए, बहुत लंबे समय तक हम गुलाम ही बने रहे। अब होता क्या है, देखो अब इन्होंने इनको धोखा दिया है, थोड़े दिन बाद इन्होंने इसको शासक बना दिया, ठीक है। मतलब 1757 की डेथ के बाद अब जो है बंगाल का नवाब है वो कौन था, मीर जाफर था। लेकिन अब इनका तो उल्लू सीधा हो नहीं रहा था, भाई अंग्रेजों ने तो क्यों बनाया था, ताकि वो उनकी बातों को मान सके। लेकिन ये स्थिति यहाँ पे इनके लिए भी पैदा हो गई ना कि राजस्व नहीं आ रहा था और उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज बनाई थी वो अपने फेवर में बनाई जितनी सारी की सारी। तो अब आगे क्या होता है, मीर जाफर तो यहाँ पे जो है राजस्व की स्थिति यहाँ पे खराब होने लगी और बंगाल में मतलब हालात बड़े खराब होने लगे। मीर जाफर ने भी क्या किया, कुछ समय बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया तो अंग्रेज तो वही अब इनको हटाने वाले थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब इनके हाथ से मतलब अब क्या हो रहा है धीरे धीरे कि इनके बीच में लड़ाई होती है भारत में कंपनी की, मतलब ये कह सकते हो वैसे देखा जाए तो ये पहली जीत थी। ये विशेषता ध्यान रखना है कि प्लासी की जो युद्ध था ये ब्रिटिश की भारत में, ठीक है, मतलब ब्रिटिश पीपल जो थे भारत में पहली जीत थी, ब्रिटिश की पहली जीत थी। और इससे इनको क्या मिला, कॉन्फिडेंस मिल गया, ठीक है, एक मोटिवेशन मिल गया। और इसके बाद इन्होंने 1764 में, तो ये स्थिति जब यहाँ पर आती है तो 1764 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मीर जाफर और वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि युद्ध की स्थिति तो लड़ाई की स्थिति तो हो ही चुकी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1764 के अंदर 1764 के अंदर बक्सर का बैटल होता है और इस बक्सर के बैटल में, ठीक है, इस बक्सर की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटा के और उनके स्थान पर मीर कासिम को बिठा दिया। आगे देखते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अब देखते हैं मीर कासिम। तो क्योंकि मीर कासिम भी अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला था तो इन्होंने किसको बैठा दिया, मीर कासिम। तो अब जो है बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। अब क्या होता है, बंगाल में वापस से अब क्योंकि ये जो ब्रिटिश पीपल थे इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बनाई अपने फेवर में बनाई, लेकिन अब मीर कासिम इस चीज को ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाया। अब इन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद मीर कासिम को भी सत्ता से हटा दिया। और हटाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात बोल दी कि बहुत हो चुका, अब नवाब हम खुद ही बनेंगे। तो 1765 में कंपनी ने मुगलों को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात अंग्रेजों को ब्रिटेन से भारत में जैसे सोना जैसी चीजें लाने की आवश्यकता नहीं थी। पहले तो इनको क्या होता था कि व्यापार करने के लिए विदेशों से मतलब अपने देश से सोना लेके आना होता था, या डच जो थे उनको सोना लाना होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इनकी सत्ता धीरे धीरे स्थापित होने लगी। इन्होंने 2 बड़े लड़ाइयों को जीत लिया, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अधिक बढ़ चुका था।
और अब इनको जो सोने जैसी डिमांड थी वो भारत से इनकी पूर्ति होने लगी, इनको कच्चा माल मिलने लगा। तो अब हम देखते हैं कि 1743 में रॉबर्ट क्लाइव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ये पहले गवर्नर थे। विषय आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ये भारत के पहले गवर्नर थे। सिर्फ गवर्नर, ध्यान रखें कि गवर्नर जनरल नहीं था, सिर्फ गवर्नर था। और ये जब 1743 में भारत में आते हैं, 1743 के अंदर ये भारत में आए, उस समय जो इनकी एज थी वो मात्र 18 वर्ष थी। देखो कितनी बात है कि वो मात्र 18 साल के ही थे। और 18 साल के बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि 18 साल में यहाँ इस एज में आ गए थे और 1743 में भारत में आए। उसके बाद जब वे वापस गए तो वो वापस गए थे भारत में, हालांकि 2 बार ये गवर्नर रहे। और जब ये भारत से वापस गए तो 1772 के अंदर, ठीक है, 1772 में वापस जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इनकी जो इनकम थी, मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार करके इतना रुपया कमाया भारत के अंदर जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो कमाई जो थी इनकी 4,01,102 पौंड के बराबर, 4,01,102 पौंड के बराबर। तो अब ये जब ब्रिटेन में जाते हैं तो वहां पर इन पर क्या है के बराबर, जब ये ब्रिटेन में गए तो वहां पर इनके ऊपर ब्रिटेन की जो संसद है उन्होंने इनके ऊपर केस चला दिया। ठीक है, केस चला दिया भ्रष्टाचार का, क्योंकि भाई आपको तो हमें वहां पे व्यापार करने के लिए भेजा था, लेकिन आपने तो निजी तौर पे बड़ा वहां पे घोटाला किया, बड़ा व्यापार जो है उसमें अच्छा कमाया आपने। अब इन्होंने क्या किया कि 1774 में 1774 के अंदर इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया और आत्महत्या कर लिया। ब्रिटेन के लोग इनको नवाब कहकर चिढ़ाते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते थे और मतलब एक साधारण परिवार से यहाँ पे आते इंडिया के अंदर, और जब धीरे धीरे वो शक्तिशाली बन जाते थे तो वो लोग बड़े भ्रष्टाचार कर करके कमाते थे, बहुत धन संपत्ति जब यहाँ से ले जाते तो ब्रिटेन में जो इनका स्टेटस था, इनका रहने सहने का तरीका था वो बिल्कुल बदल जाता था। और इनको वहां के लोग मजाक में फिर नवाब बोला जाता था। तो इनको नवाब कह के मजाक करते थे, इनको चिढ़ाते थे कि भाई आप तो नवाब बन गए, क्योंकि वहां आपने बहुत अच्छे से लूटा है लोगों को। और वास्तव में यही था कि इन्होंने भारत में कंपनी के नाम से आए, लेकिन निजी तौर पे इन्होंने व्यापार करके भारत को अच्छे से लूटा। और आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल पे दोबारा लिंक करें, इसका दूसरा वीडियो डाला जाएगा। आज हम इतनी ही बात करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट था। और अपने जो भी विचार हैं, आपके सजेशंस हैं, वो मुझे ज़रूर बताएं, आपके सजेशन, और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।